हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। होप आप लोग बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही जानदार, शानदार और बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही होगी। हाल ही में अभी एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम गुजरा है 1 और 2 तारीख को। ठीक है, आप सभी लोग मेंस की तैयारी में लग गए होंगे और अभी हाल ही में आने वाला है 22 और 23 अगस्त को हमारा आईपीएस पीओ का एग्ज़ाम, है ना। और फिर साथ ही साथ में नोटिफिकेशन आ गया आईपीएस क्लर्क का। अब समझ में नहीं आ रहा किसको टारगेट किया जाए, प्रीलिम्स को या मेंस को। एसबीआई पीओ जैसे सबके टारगेट्स अलग अलग होते हैं। एसबीआई पीओ होता है या आईपीएस पीओ होगा, किसी का क्लर्क होगा, लेकिन किसी किसी के सारे एग्जाम्स टारगेटेड होंगे जो सब में फॉर्म फिलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एसबीआई पीओ का एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया है तो आप उसकी प्रिपरेशन में मेंस में लग जाओ, है ना। आईपीएस पीओ का भी बराबर, आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन बराबर जारी है। आपके लिए डेली मॉक टेस्ट लाए जा रहे हैं तो आप उसको बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर लोगे, है ना। उसी के साथ साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईपीएस क्लर्क के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जो आईपीएस क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें रेलेवेंट हैं, उसका रोड मैप कैसे हम डिस्कस करेंगे, हम उसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, कैसे कैसे हम प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो बिगिनर्स हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो उसका सबसे पहले हम सिलेबस जान लेंगे कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ाती हूँ। ठीक है, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाती हूँ तो हम रीजनिंग का ही सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के टीचर आपको सभी अपने अपने टीचर्स के स्ट्रैटेजी बता देंगे, सिलेबस बता देंगे, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको देख लोगे। ठीक है, तो आज हम अभी रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। बहुत ज्यादा चैप्टर हमारे इसमें नहीं आ रहे होते हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। जिस पैटर्न में ये लिखे हैं, जिस उसमें लिखे हुए हैं, आपको उसी में ही उसकी तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि हम जब भी चीजें कर रहे होते हैं हमेशा शुरुआत इजी से ही करेंगे। ठीक है, पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट लेवल पे जाना है। सबसे पहले डिफिकल्ट लेवल नहीं उठाना है और ना ही एग्जाम का लेवल उठाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक लेवल क्लियर करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों को मैंने देखा है सबसे पहले वो लोग क्या करने लगते हैं, एग्जाम पैटर्न सॉल्व करने लगते हैं। जो हमारे यूट्यूब में मॉक्स डले होते हैं या एग्जाम से रेलेवेंट चीजें डली होती हैं, मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, एक्सपेक्टेड पेपर कराए जाते हैं, हमें वो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने पे चले जाओगे, आपको वो बहुत हार्ड लेवल लगेगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपका बेसिक अगर कंप्लीट है तो आप मॉक लगाओ, लेकिन अगर आपका बेसिक कंप्लीट नहीं है आप मॉक में बिल्कुल भी नहीं जाओगे। ठीक है, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरा देता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जिस पैटर्न में ये चीजें दी गई हैं कि कैसे कैसे हमें चीजें करनी है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सबसे पहले पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी सीरीज आती हैं, जैसे कि अल्फाबेट सीरीज हो गई, डिजिट सीरीज हो गई, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी इसमें आती हैं और जो हमारी ज्यादा पैटर्न कर रही होती है, जिसमें 3-3 के पेयर भी आते हैं, डिजिट से रिलेटेड हो गए या फिर वर्ड से रिलेटेड हो गए, 3-3 या 4-4 के। इजी लेवल देता है तो 3 के पैटर्न दे, 3-3 के पेयर देता है। अगर थोड़ा सा उसे मॉडरेट बनाना होता है तो 4-4 के पेयर भी दे देता है, या तो फिर वो वर्ड से रिलेटेड होंगे या फिर वो नंबर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आता है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि इसमें होती है हमारी प्लेस वैल्यू या फिर होती है अपोजिट वैल्यू। ठीक है, ये सब चीजें इसमें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत होती है ना। ये सारी चीजें हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे होते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, अब देख लेंगे इनइक्वालिटी। बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा इजी है ना। इसमें भी कॉमा बेस्ड आती है एंड नॉन कॉमा बेस्ड, दोनों टाइप की आती हैं। जैसे कि हमने देखा कि अगर नॉन कॉमा बेस देगा तो इजी लेवल आएगा, अगर उसे थोड़ा मॉडरेट पेपर बनाना होगा तो उसी में ही वो कॉमा बेस्ड भी बना देगा। ठीक है, लेकिन बहुत हार्ड लेवल नहीं आता है। अब इसमें देख लेंगे सिलोगिज्म, ये भी बहुत टाइप्स के आते हैं, है ना, जिसमें दो का भी कथन दे देंगे, जैसे 2 स्टेटमेंट दे दिए या फिर 3 स्टेटमेंट दे दिए, ऐसे फिर कंक्लूजन वाले। ठीक है, अब उसी में ये 4 टॉपिक आ जाते हैं। सबसे पहले आप इन 4 टॉपिक को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, 4 टॉपिक्स पढ़ोगे, फिर उसके बाद इन टॉपिक्स पे जाओगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गई एंड पजल्स हो गए। बच्चे ये गलती कर देते हैं कि डायरेक्ट ये हमारे मिसलिनियस जो टॉपिक्स होते हैं सिर्फ उसको कवर कर रहे होते हैं। क्लास में मैंने क्लास के दौरान बहुत बार देखा है कि बच्चे के पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ये टॉपिक आ जाते हैं तो भाग जाते हैं।
भाग जाते हैं। ये आराम से पढ़ेंगे, बहुत तेजी से आंसर जा रहे होंगे लाइव कमेंट्स में, लेकिन जहां से पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आया भाग जाते हैं और वो सॉल्व नहीं करते। वहीं स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती करने लगता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान देना है कि जितने मार्क्स हमें मिसलिनियस दे रहा होता है उतना ही मार्क्स हमें दे रहा होता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, जैसे कि 15 से 17 नंबर का सेट 35 नंबर की हमारी रीजनिंग आ रही होती है। ठीक है, जो हमें 20 मिनट में सॉल्व करनी पड़ती है। अब आप उसी में सोच लो, और इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। ठीक है, इसकी कट ऑफ भी बहुत हाई जा रही होती है। तो अब समझ लो कि कितना इजी आता होगा IBPS क्लर्क का, कितना इजी आता होगा एग्जाम। ठीक है, उस हिसाब से देख लेंगे। और जब हम पढ़ेंगे और मॉक्स कर रहे होंगे तो उस टाइम पे भी आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, और मेंस में यही चीजें थोड़े से अपर लेवल पे आ जाती हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो गई। ठीक है, कोडेड बेस्ड आ जाती है। कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ये भी कोडेड बेस्ड आ जाती है। सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये हमें कोडेड बेस्ड दे देते हैं, तो वही हमारा हार्ड लेवल हो जाता है। ठीक है, आज सब यही टॉपिक रहे होते हैं, बस थोड़ा सा अपर लेवल कर देते हैं। जैसे हमारा इसमें इजी टू मॉडरेट आ रहा होता है, और उसमें हमारा मेंस में हो जाता है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ठीक है, और उसी में ये सारे टॉपिक्स भी आ रहे होते हैं, ये भी कोडेड बेस्ड आते हैं। ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, ये भी कोडेड बेस्ड आ जाते हैं, तो उसमें मेंस में आ जाते हैं। और उसमें कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, जैसे मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, डाटा सफिशिएंसी हो गया, ऑर्डर रैंकिंग हो गया, क्रिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग हो गई। ठीक है, टाइम टू टाइम हम सारे सिलेबस आपको कंप्लीट कराएंगे, सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट कराएंगे। बस आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से और ईमानदारी से पढ़ने हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपके लिए कट ऑफ की वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें हम कट ऑफ देख रहे होंगे कि स्टेट वाइज कट ऑफ क्या रहती है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हो गए। नेक्स्ट पे हम चलेंगे, उसमें देख लेंगे कि हमारे इसमें कितने दिन बाकी हैं। 10 से 11 अक्टूबर में जो हमारा कैलेंडर रिलीज होता है, उसमें हमारी डेट दी गई थी कि 10 से 11 अक्टूबर को हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। मेंस का हो रहा होगा 1 नवंबर को। IPS कभी भी अपनी डेट चेंज नहीं करता है। पिछले सालों में आप देख रहे होंगे कि कभी भी IBPS अपनी डेट चेंज नहीं करता है। जो कैलेंडर में डेट रिलीज करता है वही फिक्स डेट पे हमें दे रहा होता है एग्जाम। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब आगे देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें और देखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें इसमें मिलते हैं 60 से 65 दिन। ठीक है, जिसमें कभी कभी हमें फीवर आ गया, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ गया, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं। बचे कितने? 60 से 65 दिन हमारे पास बचते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप इसमें कैसे प्रिपरेशन करोगे। जो स्टार्टिंग पे हैं, जो बिल्कुल बेसिक पे हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, वो भी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और IPS क्लर्क कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। क्यों? अगर आप कहोगे मैम हम तो 6-6 महीने से, 1-1 साल से लगे हो, हम तो कर नहीं पा रहे, 2 महीने में कोई इंसान कैसे कर सकता है बच्चे, कर सकता है अगर फुल स्ट्रैटेजी बनाई जाए। अब वो कहोगे कि फुल स्ट्रैटेजी कैसी? ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी जो हमें 60 से 65 दिन में क्लियर करा दे एग्जाम? हो सकता है। कैसे? मैं बताती हूँ। इसमें कितने ही टॉपिक हैं, लेकिन आपको ये बात है कि आप अगर 6 महीने से जो बच्चा तैयारी कर रहा है, 6 महीने में एग्जाम क्रैक करा जा सकता है, ये डेफिनेटली श्योर है। बच्चों ने किया है, प्रूव किया है अपने आप को। ठीक है, अब इसमें देखना, लेकिन आपको उतनी दुगनी तेजी से मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाके आप वही पैटर्न कर पाओगे, तब उनकी बराबरी कर पाओगे, है ना। अब जैसे यहाँ पे 60 से 65 दिन है, आप कम से कम 1 महीने, ठीक है, उसमें मैथ में भी आपके बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं आते हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आता है, नंबर सीरीज आती है, इनइक्वालिटी आती है, एंड फिर उसमें अर्थमेटिक आती है। ठीक है, अर्थमेटिक में कितने टॉपिक होते हैं वो मैथ वाले सर बताएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं होते। मैं कह रही हूँ 10 से 12 होंगे, और एक टॉपिक को आप ज्यादा से ज्यादा 2 दिन दे दो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, और प्रैक्टिस तो हम डेली बेसिस पे कर ही रहे होते हैं, है ना। और सिंप्लीफिकेशन तो ऐसा एक टॉपिक है कि इतना ईजी होता है कि आंखों से देखते ही साथ भस्म कर सकते हो आप, है ना। तो यही चीजें हैं कि 60 से 65 दिन में कैसे करना है। हर टॉपिक को आप कम से कम 2-2 घंटे दिन में दो। ठीक है, हर टॉपिक को, जो हर टॉपिक है, आप उसको 2 घंटे 2 आवर
पर डे दोगे, ठीक है, 2 आवर पर डे दोगे, ठीक है, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे इंग्लिश का हो, ठीक है, ठीक है। अब ये वाली चीजें हो गई, हर टॉपिक को 2-2 घंटे दो। कितने घंटे होते हैं? ज्यादा से ज्यादा आप 6-7 घंटे सोते होगे, 2-3 घंटे। जैसे अगर हम देखें कि चलो आपने 6 घंटे सो लिए, इतना इनफ है, ठीक है, स्टूडेंट लाइफ है, इतना इनफ है। अगर आपको मेहनत करनी है तगड़ी वाली, लेकिन सोना भी जरूरी है, नींद भी हमारे लिए जरूरी है, तो आप इतना तो सो लोगे, ठीक है, इतना सो लिया आपने। चलो 2-3 घंटे चलो इधर उधर भी हो गए, 2-3 घंटे इधर उधर हो गए, ठीक है, ठीक है। अब कितने हो गए? 8-9 घंटे मान लो। 24 में 9 गए, कितने बचे? 24 में अगर 9 गए फिर भी हमारे पास 15 घंटे बचते हैं, ठीक है, 15 घंटे बचते हैं। अगर आप उसमें से दिन का 10 घंटे भी निकाल रहे हो ना, दिन का 10 घंटे भी निकाल रहे हो ना, फिर भी 2 घंटे रीजनिंग, 2 घंटे मैथ, 2 घंटे इंग्लिश, फिर जी के जीएस भी आपको पढ़ना है, क्योंकि उसको भी साथ में ले लेके चलना है, ठीक है। ये तो 2-2 घंटे के हिसाब से 8 घंटे हो गए। 2 घंटे रिवीजन कर लो, है ना, और एक्स्ट्रा टाइम है तो कुछ और रिवाइज कर लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, या फिर टॉपिक वाइज आप मॉक अटेंड कर लो, ठीक है, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज भी आते हैं। सेक्शन वाइज पहले नहीं करना है, पहले करना है टॉपिक वाइज। जैसे जौन सा आपका टॉपिक क्लियर हो गया, आपको उसको जाके तुरंत मॉक दे देना। अड्डा में बहुत सारे मॉक अवेलेबल है, डेली फ्री क्विजेस मिलती हैं, आप जाके उसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और भर भर के क्विजेस दो। सिर्फ एक एप्लीकेशन से मत दो, बहुत सारे रिसोर्सेज अपने पास रखो कि और एप्लीकेशन से भी किसी से आपने मॉक दे दिया, या फिर क्योंकि उससे आपको एनालाइज होता रहता है। और सबसे मेन बात, एनालाइज से याद आया कि अपने आप को एनालाइज करना है, भर भर के एनालाइज करना है। आपने किया मॉक सेक्शन हो या फिर टॉपिक वाइज हो या फिर फुल मॉक हो, अपने आप को एनालाइज करना ना भूलें, एनालाइज जरूर करना है खुद को, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, कि आपको कितने आवर पढ़ना है, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। और इसको एग्जाम डेट को ना अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो, ठीक है, एक चार्ट पे स्टडी टेबल के सामने चिपका लो कि ये डेट हमें बिल्कुल दिखती रहे आंखों के सामने, कि ये हमारा टाइम जाता हुआ दिख रहा है। और जितने डेज खत्म होते जाए ना, उसको हटाते जाओ, कट करते जाओ, कि बस इतने दिन बचे हुए हैं, वो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। सबसे पहले आगे देख लेंगे कि उसमें कभी भी फुल मॉक में नहीं जाना है। सबसे पहले कभी फुल मॉक में नहीं जाएंगे, ठीक है, कभी भी फुल मॉक में नहीं जाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे आप सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज। क्या लगाएंगे? टॉपिक वाइज मॉक, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट, ठीक है। फिर जाएंगे, जब टॉपिक वाइज आपको क्लियर होने लगे कि मैं अब इस टॉपिक में प्रो हो चुका हूं, मुझसे ये टॉपिक अब कहीं से भी पूछ लिया जाए मेरे से बन जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप लगाओगे सेक्शन वाइज। क्या लगाओगे? सेक्शन वाइज टेस्ट, ठीक है, सेक्शन वाइज टेस्ट लगाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपको लग जाए कि मैं अब सेक्शन में भी बिल्कुल परिपक्व हो चुका हूं, उसके बाद आओगे फुल मॉक पे। कहाँ आओगे? फुल मॉक पे। फुल मॉक आपको कब देना शुरू करना है? फुल मॉक देना शुरू करना है एग्जाम के 25 से 30 दिन पहले, ठीक है, समथिंग 1 महीने पहले से, ठीक है। पहले दिन में एक एक दिन दो। जब आपके बचे 10 से 12 दिन, जब आपके बचे 10 से 12 दिन, 10 से 12 दिन बचे, 10 से 12 दिन बचे, तो आप दिन में कम से कम 2 मॉक तो दो ही, ठीक है। कितने? 2 मॉक तो देना ही है पर डे, 2 मॉक पर डे, ठीक है। जब आपके बचे 10 से 15 दिन, आपको 2 मॉक पर डे देना है, ठीक है। इस बात को याद रखें, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके बैठने की हैबिट पड़ती है 1-1 घंटे, ठीक है, क्योंकि किसी किसी को भाई रेगुलर बैठना भी मुश्किल पड़ जाता है ना, तो आपको रेगुलर बैठने की आदत पड़ेगी कि आप 1 घंटे आप कैसे पढ़ सकते हो। और दूसरी बात, स्ट्रैटेजी की कैसे कैसे चीजें हमें अटेम्प्ट करनी है ना, कैसे कैसे चीजें अटेम्प्ट करनी है। सबसे पहले हम क्या जाते हैं, रीजनिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हमें क्या अटेम्प्ट करना है? अटेम्प्ट क्या होगा हमारा? मिसलेनियस। क्या होगा? मिसलेनियस। क्या हम कर रहे होंगे? मिसलेनियस, ठीक है।
फिर उसके बाद क्योंकि मिसलिनियस आपको जैसे स्किप करने में आपके सबसे आगे आ गया पजल, ठीक है, अगर आप स्किप कर दोगे तो सिर्फ 1-2 सेकंड ही मुश्किल से लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वहीं आपने अगर सबसे पहले पजल उठा लिया ना, और अगर आपसे कहीं पढ़ने में दिक्कत हो गई या फिर आपसे कोई दिक्कत हो गई, भगवान ना करे हो गई, तो आप वहीं पे फंस के रह जाओगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर चुका होगा कि एक पजल नहीं बचा और मेरे चले गए 3-4 मिनट, ठीक है, क्योंकि आप एक बार करते हो, जब सॉल्व हो जाता है फिर लगता है एक बार और देख लेता हूं, एक बार और चेक कर लेता हूं कि शायद बन जाए, फिर दोबारा चेक करते हो, फिर नहीं बना, भाई 3 से 4 मिनट चले जाते हैं। इसलिए पजल कभी भी पहले सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले सॉल्व करोगे आप मिसलिनियस, फिर सेकंड नंबर पे जाओगे आप पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे। कहां जाओगे? पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मिसलिनियस करोगे जिसमें आएगा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, देन उसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए ये सॉल्व करने का क्वेश्चन और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, ठीक है। इसी प्रकार मैथ में भी होता है, मैथ में भी सबसे पहले आपको मिसलिनियस करने हैं, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया या फिर नंबर सीरीज हो गई या फिर इनइक्वालिटी वो हो गई, इक्वेशंस जो आती हैं वो हो गई, ठीक है। सबसे पहले वो करोगे, देन आप अर्थमेटिक पे जाओगे। उसी प्रकार इंग्लिश में होता है, ठीक है, कि जो मिसलिनियस वाले होते हैं वो सबसे पहले और फिर जो आता है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो सबसे लास्ट में करोगे, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई, क्या क्या पहले अटेम्प्ट करना है, क्या क्या बाद में करना है ना। फिर आपको अगर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, आप पजल या सेटिंग अरेंजमेंट को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तो आप फिर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत हार्ड लेवल नहीं आता है, ठीक है। जिसमें आपका हाथ बैठा हुआ है ये करना, जैसे जैसे आप मॉक देते हो, जैसे आपका हाथ बैठा होगा मॉक में, वही पैटर्न आप जाके अपनाओगे एग्जाम में, ठीक है, वही पैटर्न सेम। ऐसा नहीं कि आप घर में पहले मिसलिनियस करते हो, पजल करते हो, फिर एग्जाम में जाके आपने पैटर्न चेंज कर दिया तो वहां पे गड़बड़ा जाओगे। जो पैटर्न घर में आप यूज करते हो वही पैटर्न आप एग्जाम में भी यूज करोगे, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हुई, ये चीजें समझ में आई, ठीक है। आपको टाइम पीरियड आपके पास बहुत कम है, तैयारी शुरू कर दो। सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन उसके बाद सेक्शन मॉक, सॉरी टॉपिक वाइज मॉक, फिर सेक्शन मॉक, फिर फुल लेंथ मॉक दोगे, ठीक है। तो इन सब में तैयारी में लग जाओ और जीके जीएस बिल्कुल साथ लेके चलना है ना, क्योंकि उसमें 6 to 7 मंथ का आ रहा होता है, ठीक है, तो वो भी आप साथ में लेके चलोगे। और प्रिपरेशन को बेहतर बनाओ, बहुत अच्छे ढंग से बनाओ। जो भी चीजें हैं, जो भी आप पूछना चाहते हो मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो कमेंट के द्वारा, कोई भी दिक्कत हो हम हैं आपके साथ हमेशा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे और बढ़िया से स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। सबसे मेन है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वही आपके लिए मेन है, ठीक है, क्योंकि आपको खुद ही अपने बारे में सोचना है। तो बढ़िया से स्वस्थ रहो, मस्त रहो और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। और हम सभी आपके साथ हैं प्रिपरेशन के इस जर्नी में, हम आपके साथ हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।